हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम रिडक्शन टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। अब हमने नेक्स्ट चैप्टर पे मूव कर रहे हैं, दैट इज अमीन्स। ये 2 लेक्चर का हमारा टॉपिक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे भी कई बार क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, तो इसे अच्छे से समझिएगा। तो चलिए इस पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं। यहां पर देखिए, सबसे पहले हमने लिखा क्या है, अमीन्स कैन बी कंसिडर्ड एज डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया obtained by replacement of 1, 2 or all the 3 hydrogen atoms by alkyl/aryl group। इसका मतलब क्या है? बहुत ही सिंपल सा मीनिंग है। अगर मैं अमोनिया लूं और यहां से H को रिप्लेस करके एल्काइल या अराइल ग्रुप लगा दूं, तो जो फंक्शनल ग्रुप क्रिएट होता है उसे ही हम अमीन्स बोलते हैं। यहां पे सपोज आपने एक H हटाया और यहां पे एल्काइल ग्रुप लगा दिया या फिर अराइल ग्रुप भी लगा सकते हैं, तो जो फंक्शनल ग्रुप यहां पे क्रिएट होता है उसे हम अमीन्स बोलते हैं। जब हम इस H को रिप्लेस करने की बात करते हैं तो यहां पे एक H भी रिप्लेस हो सकता है और एक से ज्यादा H भी यहां पर रिप्लेस हो सकता है, जैसा कि हम इन एग्जांपल्स में देख सकते हैं। अगर आप इस फर्स्ट केस की बात करोगे तो यहां पर आप देख सकते हो एक H रिप्लेस होके एक एल्काइल ग्रुप यहां पे आया, यहां पे H रिप्लेस होके अराइल ग्रुप यहां पे आया। अगर मैं यहां पर देखूंगा तो यहां पर 2 H रिप्लेस होके आपको 2 एल्काइल ग्रुप दिखेंगे, और इस केस में आप देख सकते हो कि अमोनिया में तीनों H रिप्लेस होके यहां पर एल्काइल ग्रुप आया है। तो जब हम इनकी बात करते हैं, इन सब को हम यहां पर क्या बोलते हैं? अमीन्स बोलते हैं। क्लियर? तो ये तो अमीन्स के बारे में हो गया। अब अगर हम बात करें अमीन्स के क्लासिफिकेशन की, तो यहां पर देखिए हमने लिखा क्या है, अमीन्स आर क्लासिफाइड एज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स रिप्लेस्ड बाय एल्काइल और अराइल ग्रुप इन अमोनिया मॉलिक्यूल। तो इस अमोनिया मॉलिक्यूल को जो हम सबसे पहले यहां पर लिखे थे, अगर हम अमोनिया मॉलिक्यूल को ले और यहां पर H को रिप्लेस करके जब हम एल्काइल ग्रुप या अराइल ग्रुप लगा रहे हैं, तो कितने H रिप्लेस हुए उसके बेसिस पर हम इसे क्लासिफाई करते हैं और डिग्री ऑफ अमीन के बारे में बताते हैं। अगर एक H रिप्लेस हुआ होगा और वहां पर एल्काइल या अराइल ग्रुप आया होगा तो उसे हम 1 डिग्री अमीन बोलेंगे। अगर 2 हुआ होगा तो 2 डिग्री अमीन बोलेंगे, और अगर तीनों रिप्लेस हुआ होगा तो उसे हम 3 डिग्री अमीन बोलेंगे। क्लियर? ये इसका मीनिंग हो गया। बट इसको सिंपल तरीके से अगर हम देखना चाहे तो इसको हम आसानी से एक और तरीके से देख सकते हैं। क्या? देखिए, नाइट्रोजन कितने कार्बन से डायरेक्टली बॉन्ड बना रहा है, इसको चेक करिए। अगर नाइट्रोजन डायरेक्टली एक कार्बन से बॉन्ड बना रहा है तो उसे हम 1 डिग्री अमीन बोलेंगे। अगर 2 से आपको बनाता हुआ दिख रहा है तो 2 डिग्री अमीन, और अगर 3 से बनाता हुआ दिखा तो इट इज 3 डिग्री अमीन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इनकी बात करूं, यहां पर मुझे अमीन का डिग्री बताना है, तो यहां पर आप देखोगे तो ये नाइट्रोजन आपको डायरेक्टली एक कार्बन से बॉन्ड बनाता हुआ दिख रहा है, तो इसे हम बोल सकते हैं कि दिस इज 1 डिग्री अमीन। नेक्स्ट में चेक करिए, यहां पर आपको नाइट्रोजन डायरेक्टली कितने कार्बन से बॉन्ड बनाता हुआ दिख रहा है? 2 कार्बन से, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? दिस इज 2 डिग्री अमीन। अगेन नेक्स्ट चेक करिए, ये कौन सा डिग्री अमीन है? यहां पर नाइट्रोजन आप देख सकते हो 2 कार्बन से बॉन्ड बना रहा है, तो इसे भी हम 2 डिग्री अमीन बोलेंगे। अगर हम यहां पर देखें, ये कौन सा डिग्री अमीन है? क्या ये 3 डिग्री अमीन है? इसमें हम बहुत बार गलती करते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बोला नाइट्रोजन कितने कार्बन से बॉन्ड बना रहा है, ये आपको चेक करना है। तो अगर आप देखोगे तो नाइट्रोजन यहां पे डायरेक्टली एक कार्बन से ही बॉन्ड बना रहा है। मुझे इस कार्बन से मतलब नहीं है, मुझे कार्बन का डिग्री नहीं बताना है, मुझे अमीन का डिग्री बताना है। तो नाइट्रोजन आप देख सकते हो डायरेक्टली एक कार्बन से बॉन्ड बना रहा है, तो अगर मैं इस अमीन की बात करूंगा तो दिस इज ऑल्सो 1 डिग्री अमीन। क्लियर? तो इस तरीके से यहां पे अमीन के डिग्री को हम समझ सकते हैं। क्लियर? अब कई बार अमीन्स में आपको 2 टर्म और मिलते हैं, एलिफेटिक अमीन एंड एरोमेटिक अमीन, तो इसके बारे में भी मुझे पता होना चाहिए। अब यहां पर एलिफेटिक और एरोमेटिक अमीन हम किसे बोलते हैं? अगर आपको अमीन में नाइट्रोजन डायरेक्टली एक भी एरोमेटिक रिंग से अटैच दिखे तो उसे हम एरोमेटिक अमीन बोलते हैं, और अगर आपको नाइट्रोजन डायरेक्टली एक भी एरोमेटिक रिंग से अटैच नहीं दिखे तो उसे हम एलिफेटिक अमीन बोलते हैं। अगर मैं इन एग्जांपल्स की बात करूं, चेक करिए, इनमें से एलिफेटिक एरोमेटिक क्या हम यहां पर समझ सकते हैं। अगर आप इस एग्जांपल को सबसे पहले देखोगे तो यहां पे आप देख सकते हो नाइट्रोजन जो है वो डायरेक्टली आपको एक एरोमेटिक रिंग से अटैच दिख रहा है। मुझे एक एरोमेटिक रिंग से अटैच दिखना चाहिए, तो यहां पर आप देख सकते हो कि इस साइड तो CH3 है, लेकिन ये नाइट्रोजन जो है ये डायरेक्टली एक रिंग से तो अटैच दिख रहा है, तो ऐसे टाइप के अमीन को हम क्या बोलते हैं? एरोमेटिक अमीन बोलते हैं। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एरोमेटिक अमीन। क्लियर? अगर मैं इसके अलावा देखूंगा तो इसके अलावा आप देखोगे तो यहां पे नाइट्रोजन आपको कहीं भी डायरेक्टली एरोमेटिक रिंग से अटैच नहीं दिखेगा। तो अगर मैं इनकी बात करूं तो ये सारे जो यहां पर है ये एलिफेटिक अमीन होंगे। तो इस तरीके से यहां पे हम एलिफेटिक और एरोमेटिक अमीन के बारे में समझ सकते हैं। क्लियर? तो ये तो हो गया इसके बेसिक्स के बारे में। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट जो यहां पर हम देख रहे हैं, इट इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमीन, और मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमीन में जो हम पहला पार्ट देख रहे हैं उसे हम बोलते हैं अमोनोलिसिस ऑफ
ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो चलिए इस पार्ट को यहां पर समझते हैं। हमने यहां पर क्या लिखा है, एल्काइल हैलाइड ऑन रिएक्शन विद अमोनिया अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन विच द हेलोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय अ अमीनो ग्रुप। और इस पर्टिकुलर रिएक्शन को, जिसमें क्लीवेज होता है CX बॉन्ड का बाय अमोनिया, इसे हम अमोनोलिसिस भी बोलते हैं। क्लियर। अब यहां पर होता क्या है, चलिए इसको एक बार हम समझते हैं। जब हम एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन कराते हैं अमोनिया के साथ, तो यहां पर SN2 रिएक्शन होता है। और जब हम इस एल्काइल हैलाइड की बात करते हैं, इसे प्रेफरेबली मिथाइल हैलाइड या 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड लिया जाता है, क्योंकि SN2 रिएक्शन जो है वो आपका फेवरेबल होता है मिथाइल हैलाइड और 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड में। तो इसे हम 1 डिग्री या मिथाइल हैलाइड लेके ही चलते हैं जनरली। क्लियर। अब यहां पर जब हम SN2 रिएक्शन कराना चाहते हैं, तो SN2 रिएक्शन होता कैसे था, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था और लिविंग ग्रुप को बाहर करता था। तो यहां पे न्यूक्लियोफाइल कौन है, मुझे यहां पर न्यूक्लियोफाइल दिख रहा है कि ये नाइट्रोजन बिहेव करेगा, इसके पास लोन पेयर है। तो यहां पर ये आपका न्यूक्लियोफाइल हो गया, ये अटैक करके इस लिविंग ग्रुप को यहां से बाहर कर देगा। क्लियर। और हमें प्रोडक्ट यहां पर मिलने लगेगा। जब हम वाटर एज अ न्यूक्लियोफाइल की बात करते थे, वाटर जब अटैक करता था तो फाइनली मुझे OH लगता हुआ दिखता था। सिमिलरली जब हम अमोनिया की बात करते हैं, ये भी एक न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है। तो जब अमोनिया आपका अटैक करता है और यहां से ये जो लिविंग ग्रुप बाहर होता है, हमें फाइनली यहां पर NH2 लगता हुआ दिखता है। जब वाटर अटैक करता है तो फाइनली OH दिखता है, और जब अमोनिया अटैक करता है तो मुझे फाइनली यहां पर NH2 आता हुआ दिखता है। तो यहां पर आप देख सकते हो इस R के साथ ये पार्ट अटैच हो चुका है और ये X यहां से बाहर हो चुका है, और मुझे फाइनली यहां पर RNH2 दैट इज 1 डिग्री अमीन क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। और ये चीज हम इजीली यहां पर समझ सकते हैं। ये जब अटैक करके इस लिविंग ग्रुप को बाहर करता है, ये X किस फॉर्म में निकलेगा, X माइनस के फॉर्म में। ये जो X माइनस के फॉर्म में निकला, ये एक H को यहां से एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, ये HX के फॉर्म में यहां से बाहर हो जाता है, और मुझे यहां पर RNH2 ऑब्टेन होने लगता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो यहां पर अमीन क्रिएट हो गया। क्लियर। और यही चीज हम यहां पर पढ़ रहे हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमीन। और यहां पर जो इस लाइन का मीनिंग है वो हम समझ सकते हैं। ये जो एल्काइल हैलाइड है, इसमें C और X के बॉन्ड को यहां पर कौन क्लीव कर रहा है, ये अमोनिया क्लीव कर रहा है, और इसीलिए इस प्रोसेस को हम अमोनोलिसिस बोलते हैं। लिसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन, और ब्रेकडाउन किसके वजह से हो रहा है, अमोनिया की वजह से हो रहा है, और इसलिए इस प्रोसेस को हम अमोनोलिसिस बोलते हैं। क्लियर। तो ये तो इस रिएक्शन के बारे में हो गया, और यहां पर अमीन क्रिएट हो रहा है। बट इस रिएक्शन में एक चीज और ऑब्जर्व होता है, ये रिएक्शन में हमें और भी प्रोडक्ट्स यहां पर ऑब्टेन होते हैं। यहां पर तो हमने एक ही प्रोडक्ट बनाया दैट इज 1 डिग्री अमीन, बट इसके अलावा भी हमें यहां पर प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होते हैं। अब इसके अलावा प्रोडक्ट्स कैसे ऑब्टेन होते हैं, उस पार्ट को यहां पर समझिए। इसको इस तरीके से समझिए कि मान लीजिए मैंने स्टार्टिंग में इन दोनों के 10-10 मोल लिए। मेरे पास 10 मोल अमोनिया है और 10 मोल एल्काइल हैलाइड है, और इनके जब हमने 10 मोल लिए, इस 10 मोल में से सपोज इसका 1 मोल और इसका 1 मोल रिएक्ट कर गया, इसका 1 मोल इसका 1 मोल रिएक्ट कर गया, तो इसका कितना मोल बन जाएगा, इसका भी 1 मोल बन जाएगा। अब यहां पर ऐसे सोचिए कि इसका 1 मोल तो रिएक्ट कर गया, इसका 1 मोल रिएक्ट कर गया, तो जब आप यहां पर अमोनिया और एल्काइल हैलाइड की बात करोगे, तो यहां पर इसके कितने मोल बचे हुए, 9 मोल। तो इसका 9 मोल बच गया, इस एल्काइल हैलाइड का 9 मोल बच गया, और यहां पर इसका 1 मोल क्रिएट हो गया। मतलब आपको रिएक्शन मिक्सचर में रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद आपको 1 डिग्री अमीन भी दिखेगा, आपको एल्काइल हैलाइड भी दिखेगा, और आपको अमोनिया भी दिखेगा। क्लियर। अब यहां पर ऐसे सोचिए, जब मैं इस 1 डिग्री अमीन की बात करता हूं, तो यहां पर भी ये जो नाइट्रोजन है इसके पास लोन पेयर है, और ये भी तो एक न्यूक्लियोफाइल जैसा बिहेव कर सकता है। तो यहां पर रिएक्शन मिक्सचर में अब आपके पास 2 न्यूक्लियोफिलिक स्पीसीज प्रेजेंट है। एक आपका अमोनिया, ये भी एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर सकता है, और ये प्राइमरी अमीन भी एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर सकता है, और ये भी इस एल्काइल हैलाइड पे अटैक कर सकता है। और अगर आपका प्राइमरी अमीन एल्काइल हैलाइड पे अटैक करने लगा, तो अब हमें यहां पर सेकेंडरी अमीन भी मिलने लगेगा। कैसे, खुद सोचिए। यहां पे अगर ये एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव किया और ये अटैक करके इस लिविंग ग्रुप को बाहर किया, ये जो X यहां से निकलेगा इस H को यहां से एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो मुझे यहां पर क्या मिलने लगेगा, 2 डिग्री अमीन मिलने लगेगा। क्लियर। तो हमें ये प्रोडक्ट भी यहां पर ऑब्टेन होता है। अब यहां पर फिर से हम आगे सेम चीज सोच सकते हैं, ये जो 2 डिग्री अमीन बना, ये भी आपका रिएक्शन मिक्सचर में होगा, ये भी एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर सकता है, और अगर ये एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव किया, तो 2 डिग्री अमीन जब अटैक करेगा और उस लिविंग ग्रुप को बाहर करेगा, तो अब हमें यहां पर 3 डिग्री अमीन भी मिलने लगेगा। तो मुझे यहां 3 डिग्री अमीन भी एज अ प्रोडक्ट ऑब्टेन होने लगता है।
क्लियर। और हम फिर से ये चीज अगर रिपीट करें, यहां जो 3 डिग्री अमीन बन रहा है ये फिर से एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर सकता है, और ये एज अ न्यूक्लियोफाइल जब बिहेव करेगा तो अब देखिए यहां पर क्या होगा। मेरे पास 3 डिग्री अमीन है, ये भी अटैक कर सकता है और इस लिविंग ग्रुप को बाहर कर सकता है, और ये जब अटैक करके इस लिविंग ग्रुप को बाहर करेगा तो यहां पे हमें ये प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है जिसे हम क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बोलते हैं। जैसे ये अटैक करके लिविंग ग्रुप को बाहर करेगा, इस N के 4 बॉन्ड बन जाएंगे, तो इस पे प्लस चार्ज यहां पर डेवलप हो जाएगा। और अब आप यहां पर देख सकते हो इस N के पास कोई H नहीं है जिसे ये X रिमूव कर सके, तो यहां पर तो सब जगह H अवेलेबल था जिसकी वजह से हमें ये प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रहा था। क्यों? क्योंकि जो X यहां से निकलता था वो एक H को यहां से एब्स्ट्रैक्ट कर रहा था। लेकिन जब हम 3 डिग्री अमीन का रिएक्शन कराते हैं तो यहां पे कोई H नहीं एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए, तो ये सिंपली अटैक करता है और अटैक करके हमें ये प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है जिसे हम क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बोलते हैं। तो जब हम इस ओवरऑल रिएक्शन की बात करते हैं तो यहां पे हमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलते हैं। और एक पॉइंट अब यहां पर ध्यान रखिएगा, हमने क्या लिखा है, अमोनोलिसिस रिएक्शन यील्ड्स अ मिक्सचर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमीन एंड ऑल्सो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। ये चारों प्रोडक्ट हमें यहां पर मिल रहे हैं। लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट जो है वो ये है, यहां पर देखिए हमने क्या लिखा है, हाउएवर प्राइमरी अमीन कैन बी ऑब्टेन्ड एज मेजर प्रोडक्ट। अगर मुझे इसे मेजर प्रोडक्ट बनाना है तो उसका तरीका क्या है। प्राइमरी अमीन कैन बी ऑब्टेन्ड एज मेजर प्रोडक्ट टेकिंग लार्ज एक्सेस ऑफ अमोनिया। अगर मैंने अमोनिया को एक्सेस में लिया तो हमें प्राइमरी अमीन मेजर प्रोडक्ट मिलने लगेगा। खुद सोचिए कि ऐसा क्यों होगा। अगर अमोनिया आपका एक्सेस में है तो बार बार एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करने का जो टेंडेंसी होगा वो अमोनिया का होगा, क्योंकि ये लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट है। और अगर ये एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा, ये बार बार अटैक करेगा, तो हमें 1 डिग्री अमीन मिलता रहेगा और 1 डिग्री अमीन हमारा मेजर प्रोडक्ट क्रिएट हो जाएगा। तो अगर मुझे 1 डिग्री अमीन मेजर प्रोडक्ट चाहिए तो अमोनिया को हम एक्सेस में लेंगे तो हमारा 1 डिग्री अमीन मेजर प्रोडक्ट क्रिएट होगा। क्लियर। और इसके आगे देखिए हमने क्या लिखा है, एंड क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट विल बी फाउंड एज मेजर प्रोडक्ट इफ एल्काइल हैलाइड इज टेकन इन एक्सेस। अगर मैंने एल्काइल हैलाइड को एक्सेस में ले लिया तो फिर हमारा मेजर प्रोडक्ट जो बनता है इट इज क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है इसको सोचिए। अगर हमने इसे एक्सेस में लिया है तो क्या होगा, इसको एक्सेस लेने पे ये होगा कि जो भी प्रोडक्ट बन रहा होगा वो तुरंत इस एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करने का टेंडेंसी रखेगा। क्यों? क्योंकि एल्काइल हैलाइड एक्सेस में है तो इसको इजीली एल्काइल हैलाइड मिल जाएगा रिएक्ट करने के लिए। तो जो भी प्रोडक्ट बनता रहेगा वो आपका एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट कर करके रिएक्शन को आगे ले जाता रहेगा। और रिएक्शन आगे ले जाने का क्या मतलब है, 1 डिग्री से 2 डिग्री अमीन बनना, 2 डिग्री से 3 डिग्री अमीन बनना, और 3 डिग्री से हमें यहां पर क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बनना। तो जब हम इस ओवरऑल रिएक्शन की बात करते हैं और अगर आपने इसको एक्सेस में लिया तो रिएक्शन आपका आगे जाते जाएगा और हमें ये प्रोडक्ट मेजर मिलने लगेगा। और अगर आपने अमोनिया को एक्सेस में लिया तो हमें 1 डिग्री अमीन मेजर प्रोडक्ट यहां पर मिलेगा। तो ये 2 पॉइंट इस रिएक्शन से रिलेटेड ध्यान रखिएगा। क्लियर। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो हम देख रहे हैं इट इज नोन एज गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस, अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इस पार्ट से पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, ये एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है और ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। अब यहां पर हम किस तरीके से रिएक्शन कराते हैं, हमारा रिएक्टेंट कौन होता है, प्रोडक्ट यहां पर किस तरीके से बनता है, चलिए उसको डिस्कस करते हैं। यहां पर जो हम रिएक्टेंट यूज करते हैं ये यूज कर रहे हैं और इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को ही हम थैलिमाइड बोलते हैं। जब हम इस थैलिमाइड की बात करते हैं तो थैलिमाइड के बारे में मैंने आपको पहले एक बार बताया था, कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में हमने थैलिमाइड का प्रिपरेशन किया था। तो थैलिमाइड का प्रिपरेशन हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। अब यहां पर थैलिमाइड का एक रिएक्शन हम कवर कर रहे हैं। तो यहां पर जब हम रिएक्शन कराते हैं तो किन रीजेंट्स के साथ कराते हैं उसको हम देखते हैं। थैलिमाइड का रिएक्शन हम कराते हैं पहले KOH के साथ, दैट इज अ बेस के साथ। उसके बाद हम कराते हैं एल्काइल हैलाइड के साथ एंड थर्ड स्टेप में हम यहां पे रिएक्शन कराते हैं OH माइनस H2O के साथ, दैट इज यहां पर एल्कालाइन हाइड्रोलिसिस कराते हैं। और जो प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन होता है इट इज अमीन। और अमीन में भी स्पेसिफिकली ध्यान रखिएगा कि यहां पर हमें 1 डिग्री अमीन ही ऑब्टेन होता है, हमें यहां पर 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन ऑब्टेन नहीं होता। जब हम इस पर्टिकुलर रिएक्शन की बात करते हैं तो यहां पे हमें 1 डिग्री अमीन ऑब्टेन होता है। क्लियर। तो ये तो इस रिएक्शन के बारे में हो गया। अब इस रिएक्शन के अगर मैकेनिज्म को देखें तो इसका मैकेनिज्म बहुत सिंपल है। मैकेनिज्म को इजिली हम यहां पर समझ सकते हैं इन स्टेप्स के थ्रू। फर्स्ट स्टेप में देखिए यहां पर होता क्या है, यहां पर जब हम थैलिमाइड लेते हैं और हमने साथ में बेस लिया है तो फर्स्ट स्टेप में यहां पे एक एसिड बेस रिएक्शन होता है। ये जो OH माइनस आपको बेस प्रोवाइड करेगा ये एब्स्ट्रैक्ट करता है इस H को।
H किस फॉर्म में निकलेगा? H प्लस के फॉर्म में। और अगर H प्लस के फॉर्म में निकलेगा तो यहां पे N पे माइनस चार्ज डेवलप हो जाएगा। एसिड बेस रिएक्ट करके हमें क्या मिलेगा? सॉल्ट और वाटर मिलेगा। तो यहां पर जब ये OH माइनस H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट किया तो हमें यहां पर ये प्रोडक्ट मिल रहा है जिसे हम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलेमाइड बोल रहे हैं। यहां पे नेगेटिव चार्ज और यहां पे K प्लस प्रेजेंट है, जिसको हम इस तरीके से यहां पर लिख देते हैं और इसे हम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलेमाइड बोलते हैं। ये बेस यहां से इजीली इस H को एब्स्ट्रैक्ट क्यों कर पाता है, इसको आप सोच सकते हो। यहां पर जो N पे नेगेटिव आ रहा है, दैट इज एसिड का कॉन्जुगेट बेस जो बन रहा है, वो आप देख सकते हो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। ये नेगेटिव इन दोनों साइड रेजोनेंस कर सकता है। अगर आपका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल बन रहा होता है तो आपका एसिड जो होता है वो इजीली H प्लस को लूज करने का टेंडेंसी भी रखता है। तो इसीलिए फर्स्ट स्टेप में ये बेस यहां से इजीली H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट कर पाता है, क्योंकि इसमें जो कॉन्जुगेट बेस बन रहा होता है इट इज रिलेटिवली स्टेबल। क्लियर? तो ये इसका फर्स्ट स्टेप हो गया। तो यहां पर इस बेस का रोल ये था। अब नेक्स्ट स्टेप में एल्काइल हेड हम ले रहे हैं। अब यहां पर क्या होता है? अभी जो नाइट्रोजन है ये बिहेव करता है एज अ न्यूक्लियोफाइल और ये अटैक करता है इस R पे और यहां से लिविंग ग्रुप को बाहर कर देता है। और ये कौन सा मैकेनिज्म यहां पर हो रहा है? SN2 मैकेनिज्म। न्यूक्लियोफाइल अटैक किया और लिविंग ग्रुप को बाहर किया, ये तो SN2 मैकेनिज्म होता है। और यहां पर इस एल्काइल हेड को अगेन हम प्रेफरेबली 1 डिग्री एल्काइल हेड या मिथाइल हेड लेते हैं, क्योंकि हमें यहां पर SN2 रिएक्शन करवाना होता है और SN2 रिएक्शन आपका फेवरेबल होता है इन मिथाइल हैलाइड एंड 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। और जैसे ये अटैक करके इस लिविंग ग्रुप को बाहर करेगा, हमें यहां पर जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है इसे हम बोलते हैं N एल्काइल थैलेमाइड। ये प्रोडक्ट हमें यहां पर ऑब्टेन हो जाएगा। और यहां पर ये जो K प्लस है और X माइनस है, इसे हम इस तरीके से भी अलग से यहां पर लिख सकते हैं। तो हमें ये ऑब्टेन हो जाएगा। तो ये हो गया सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप में हम यहां पे यूज कर रहे हैं OH माइनस H2O और यहां पर हाइड्रोलिसिस होता है। मीडियम बेसिक है तो इसे हम एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। हाइड्रोलिसिस करने का तरीका क्या है? बहुत जगह इसको हम सीख चुके हैं। सपोज अगर मैं अमाइड के हाइड्रोलिसिस की बात करता तो अमाइड का हाइड्रोलिसिस हम किस तरीके से करते थे? इस C और N के बॉन्ड को ब्रेक करते थे, C के साथ OH और N के साथ H लगाते थे। तो जैसे हम अमाइड का हाइड्रोलिसिस करते हैं, सिमिलर तरीके से इमाइड का भी हाइड्रोलिसिस होता है। मैंने आपको बताया था कि ये जो लिंकेज है इसे हम इमाइड लिंकेज बोलते हैं। तो इमाइड का भी सिमिलर तरीके से हाइड्रोलिसिस होता है। यहां पर भी ये C और N बॉन्ड ब्रेक होता है, बट यहां पर 2 CN बॉन्ड है। एक CN बॉन्ड यहां भी है, एक CN बॉन्ड यहां भी है। तो यहां पर अगर हम बात करेंगे तो ये दोनों ही बॉन्ड क्लीव होता है। और दोनों बॉन्ड क्लीव करके हमें करना क्या है? हमें N के साथ तो यहां पर H लगा देना है। तो जब ये बॉन्ड क्लीव हुआ होगा तो इस बॉन्ड को क्लीव करके यहां पे H और यहां पे OH लगाएंगे। सिमिलरली जब ये बॉन्ड क्लीव करेंगे तो यहां पे H, यहां पे OH लगाएंगे। तो ये पार्ट को अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको क्या मिलने लगेगा? RNH2 मिलने लगेगा। दैट इज अ 1 डिग्री अमीन हमें ऑब्टेन हो जाएगा। अगर हम इस पार्ट की बात करें तो यहां पर आपको एसिड बनता हुआ दिखेगा, COOH COOH। लेकिन सिंस हम मीडियम एल्कलाइन ले रहे हैं, यहां पर हमें एसिड ऑब्टेन नहीं होगा। ये एसिड इस एल्कलाइन मीडियम में रिएक्शन शो कर दिया होगा और ये अपने H को लूज कर दिया होगा। इसलिए हमने यहां पर जो प्रोडक्ट क्रिएट किया है उसमें इसके H को यहां पर शो नहीं किया है। वो H प्लस के फॉर्म में निकल चुका होगा। ये जो OH माइनस है वहां से H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट कर चुका होगा। अगर हम इस हाइड्रोलिसिस की बात करें और अगर हमने H प्लस H2 भी लिया होता तो भी यहां पर हाइड्रोलिसिस हो जाता। इसे हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस बोलते हैं, इसे हम एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस बोलते हैं या फिर बेसिक हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। तो अगर हमने H प्लस H2 भी लिया होता तो भी यहां पर हाइड्रोलिसिस हो जाता और इसमें बस डिफरेंस इतना सा होता कि आपको यहां पर एसिड मिल जाता, क्योंकि एसिडिक मीडियम है तो यहां पर आपको एसिड ऑब्टेन होता। सिंस एल्कलाइन मीडियम यहां पे यूज कर रहे हैं तो एसिड अपना H प्लस को लूज कर चुका होगा। क्लियर? तो अगर आपको क्वेश्चन में ये भी मेंशन दे तो हमें सिमिलर तरीके से ही आगे सोचना है। क्लियर? तो यहां पर हम प्रोडक्ट देख सकते हैं, 1 डिग्री अमीन क्रिएट हो गया। जब हम इस पर्टिकुलर रिएक्शन की बात करते हैं, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी होता है। देखिए हमने यहां पर क्या लिखा है, यूजिंग गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस वी कैन नॉट प्रिपेयर 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन। जब मैं यहां पर 1 डिग्री अमीन के प्रिपरेशन की बात करता हूं तो ये चीज भी ध्यान रखेगा कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन में स्पेसिफिकली 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन ही क्रिएट होता है, 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन यहां पर क्रिएट नहीं होता। और उसका एग्जांपल क्या है? एनिलीन। अगर मैं एनिलीन की बात करूं, एनिलीन एक 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन है।
यहां पर आप देख सकते हो N एक कार्बन से बॉन्ड बना रहा है, दिस इज 1 डिग्री, और यहां पर सिंस N आपको डायरेक्टली रिंग से भी अटैच दिख रहा है तो मैं इसको एरोमेटिक अमीन भी बोल सकता हूं। तो एनिलीन जो होता है इट इज एरोमेटिक अमीन, और इसे हम 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन बोल रहे हैं। तो जब मैं इस पर्टिकुलर प्रोसेस की बात करता हूं, यहां पे आप एरोमेटिक अमीन का क्रिएशन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अब इसको इस तरीके से सोचिए, अगर मुझे यहां पर एनिलीन एज अ प्रोडक्ट ऑब्टेन करना है तो एनिलीन एज अ प्रोडक्ट यहां पर ऑब्टेन करने से क्या होगा, यहां पर मुझे इस N का जो बॉन्ड है इस R के साथ बनते हुए दिख रहा है, और अगर ये R आपका अराइल ग्रुप होगा, दैट इज रिंग होगा, तभी हमें यहां पर एनिलीन ऑब्टेन होगा। और अगर R को आप देखोगे तो ये R कहां से आ रहा है, ये R आपका आ रहा है इस एल्काइल हैलाइड से। तो अगर मुझे यहां पर अराइल ग्रुप चाहिए, दैट इज एनिलीन, यहां पर मुझे प्रोडक्ट अगर चाहिए तो मुझे इस R की जगह भी अराइल ग्रुप चाहिए होगा। R की जगह अराइल ग्रुप चाहिए होने का क्या मतलब है, मुझे अराइल हैलाइड यहां पर लेना होगा। अब ये सोचिए, जब हम अराइल हैलाइड की बात करते हैं, अगर हम इसका रिएक्शन अराइल हैलाइड के साथ कराने की कोशिश करें, क्या यहां पर SN2 रिएक्शन होगा? जब मैं अराइल हैलाइड की बात करता हूं, ये तो आपका sp2 कार्बन होता है, और sp2 कार्बन पे SN1 SN2 रिएक्शन होता ही नहीं है। तो अगर आप अराइल हैलाइड यहां पर लोगे तो ये जो पर्टिकुलर स्टेप है जिसमें हम SN2 रिएक्शन कराने की कोशिश कर रहे हैं, ये रिएक्शन आपका आगे की तरफ प्रोसीड नहीं करेगा। और अगर ये स्टेप आपका आगे की तरफ प्रोसीड नहीं करेगा तो इसका ये मतलब हो गया कि यहां पर आपको एनिलीन भी ऑब्टेन नहीं होगा। क्लियर? तो जब हम इस पर्टिकुलर रिएक्शन की बात करते हैं, इसमें ध्यान रखिएगा कि 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन ही हमें मिलेगा, 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन यहां पर क्रिएट नहीं होता। क्लियर? नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमीन जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इट इज हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इससे भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और इसके बारे में हमें अच्छे से पता होना चाहिए। तो चलिए इस रिएक्शन को हम डिस्कस करते हैं। यहां पे हम रिएक्शन करा रहे हैं किसका, हम रिएक्शन कराते हैं 1 डिग्री अमाइड का। 1 डिग्री अमाइड का रिएक्शन जब हम कराते हैं हेलोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस, तो यहां पर जो हमें प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है इट इज 1 डिग्री अमीन, और इसीलिए इसे हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमीन में पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहां पर हमें अमीन एज अ प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रहा है। क्लियर? अब जो हम इस पर्टिकुलर रिएक्शन की बात करते हैं, इसे हम डिग्रेडेशन रिएक्शन बोलते हैं। डिग्रेडेशन रिएक्शन हम क्यों बोल रहे हैं, यहां पर अगर आप देखोगे तो जो कार्बन का काउंट है वो आपको कम होता हुआ दिखेगा, दैट इज डिग्रेड होता हुआ दिखेगा। इसका क्या मतलब हुआ, अमीन में अगर आप देखोगे तो यहां पर जो आपका कार्बन का काउंट है इट इज 1 लेस देन द नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन अमाइड। यहां पर अगर आप अमाइड और इस अमीन में कंपैरिजन करोगे तो आपको इजीली ये चीज समझ में आएगा। यहां पे आप देख सकते हो R है और यहां पर आप देख सकते हो RC प्रेजेंट था, विच मींस अमीन में जो आपका नंबर ऑफ कार्बन है इट इज 1 लेस देन द नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन अमाइड। तो यहां पे कार्बन का जो काउंट है वो आपको कम होते हुए दिखता है, और इसीलिए इस रिएक्शन को हम डिग्रेडेशन रिएक्शन बोल रहे हैं। क्लियर? तो ये इस पार्ट का यहां पर मीनिंग हो गया। क्लियर? अब जब हम इस रिएक्शन की बात करते हैं तो यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है उसे हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं, और उनमें से सबसे पहला पॉइंट हमने क्या लिखा है, जब मैं हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन की बात करता हूं तो यहां पे होता क्या है, 1 डिग्री अमाइड आपका कन्वर्ट होता है 1 डिग्री अमीन में। ये मुझे ओवरऑल इस रिएक्शन के बारे में पता होना चाहिए। और जब मैं इस 1 डिग्री अमीन की बात करता हूं तो यहां पे एलिफेटिक एंड एरोमेटिक दोनों ही अमीन आपके क्रिएट होते हैं। जब हम पिछले रिएक्शन की बात करें तो पिछले रिएक्शन में मैंने आपको बताया था कि सिर्फ 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन वहां पर क्रिएट हो रहा था, लेकिन जब मैं हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन की बात करता हूं तो यहां पे 1 डिग्री एलिफेटिक एज वेल एज 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन क्रिएट होता है, विच मींस यहां पे आप एनिलीन को प्रिपेयर कर सकते हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर ध्यान रखिएगा। क्लियर? नेक्स्ट हमने यहां पर क्या लिखा है, X2 1 मोल बेस 4 मोल। ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है। जब मैं हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन की बात करता हूं तो यहां पे हेलोजन का 1 मोल कंज्यूम होता है, और जो आप बेस लेते हो इसका रिएक्शन में ओवरऑल 4 मोल्स कंज्यूम होते हैं, और इसका आइडिया भी हमें होना चाहिए। तो ये भी हमें यहां पर ध्यान रखना होता है। क्लियर? फोर्थ हमने यहां पर क्या लिखा है, जब हम इस रिएक्शन के प्रोडक्ट को क्रिएट करने की बात करते हैं तो बहुत इजीली हम क्वेश्चन में यहां पर प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन में अमाइड मेंशन होगा, और अगर आपको अमाइड से अमीन तक पहुंचना है तो सिंपली यहां से इस CO को हटा दीजिए। जैसे ही आप यहां से इस CO को हटाओगे आपका प्रोडक्ट यहां पर क्रिएट हो जाएगा,
NH2। तो क्वेश्चंस के लिए हम इस पार्ट का यूज करके डायरेक्ट प्रोडक्ट यहां पर क्रिएट करेंगे। क्लियर? अब यहां पर आपको यह भी पता होना चाहिए कि अगर आपको अमाइन दे दिया तो वो कौन से अमाइड से क्रिएट हुआ होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको क्वेश्चन में CH3NH2 दिया गया और अगर आपको ये आइडिया लगाना है कि ये कौन से अमाइड से क्रिएट हुआ होगा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर यहां पर अमीन में एक कार्बन है तो अमाइड में 2 कार्बन रहा होगा। और 2 कार्बन रहा होने का क्या मतलब है कि ये जो है आपका एसिटामाइड से क्रिएट हुआ होगा। यहां पर 2 कार्बन और अमीन जब बना होगा तो 1 कार्बन कम हो गया होगा। तो हमें इसका भी यहां पर आइडिया होना चाहिए कि आपको अमीन से अमाइड बनाना आना चाहिए और अमाइड से अमीन क्रिएट करना आना चाहिए। क्लियर? तो ये एक और पॉइंट यहां पर ध्यान रखेगा। क्लियर? अब अगर हम बात करें इस रिएक्शन के मैकेनिज्म की, जब मैं हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन के मैकेनिज्म की बात करता हूं तो यहां पर मैकेनिज्म में नाइट्रीन क्रिएट होता है। हमने पूरे ऑर्गेनिक में कहीं भी नाइट्रीन को क्रिएट नहीं किया। हमने कार्बिन तो क्रिएट किया था, कहां? रिमटिमिन रिएक्शन में, बट हमने नाइट्रीन कहीं भी क्रिएट नहीं किया। तो ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें नाइट्रीन आपका क्रिएट होता है और इसे ध्यान रखेगा। क्लियर? तो चलिए इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को देखते हैं और यहां पे डिफरेंट स्टेप्स को समझते हैं। मैकेनिज्म की जब हम बात करते हैं तो मैकेनिज्म के फर्स्ट स्टेप में ये जो बेस है ये आपका इस H को एब्स्ट्रैक्ट करता है। नाइट्रोजन से अटैच्ड H जो यहां पर होता है, ये जो OH माइनस है इस H को एब्स्ट्रैक्ट करता है और H किस फॉर्म में निकलेगा? H प्लस के फॉर्म में। H जब H प्लस के फॉर्म में यहां पे निकलेगा तो मुझे यहां पर ये क्रिएट होता हुआ दिखेगा। इस N पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप में यहां पर एक एसिड बेस रिएक्शन होता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप में ये जो आपका नाइट्रोजन है ये बिहेव करता है एज अ न्यूक्लियोफाइल और ये एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करके किसके ऊपर अटैक करता है? ये आपका अटैक करता है हेलोजन पे। तो ये जो आपका न्यूक्लियोफाइल है इस हेलोजन पे अटैक किया और यहां से इस Br को बाहर कर दिया और जैसे इस पे अटैक होके ये आपका Br बाहर होगा तो जो हमें इंटरमीडिएट यहां पर ऑब्टेन होता है इट इज दिस और इसे हम क्या बोलते हैं? N ब्रोमो एल्केनामाइड। इस नाइट्रोजन का बॉन्ड इस Br के साथ बन चुका है और ये Br यहां से बाहर हो चुका है तो हमें यहां पर क्या ऑब्टेन होता है? N ब्रोमो एल्केनामाइड विच इज एन इंटरमीडिएट ऑफ दिस रिएक्शन। क्लियर? तो ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। आगे क्या होता है? जब हम इस N ब्रोमो एल्केनामाइड की बात करते हैं तो ये फिर से आपका OH माइनस के साथ रिएक्ट करता है। OH माइनस फिर से क्या करता है? ये जो OH माइनस है ये अगेन यहां से H को एब्स्ट्रैक्ट करता है। H अगेन किस फॉर्म में निकलेगा? H प्लस के फॉर्म में। तो मुझे यहां पर RCON पे माइनस दिखेगा और एक Br यहां पर लगा हुआ है। क्लियर? अब यहां पर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप में ये Br अब यहां पे निकलता है बाहर इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लेके। मतलब Br किस फॉर्म में बाहर होता है? Br माइनस के फॉर्म में। जैसे ये Br माइनस के फॉर्म में बाहर होगा इस N पे पॉजिटिव आना चाहिए, लेकिन इस N पे पहले से नेगेटिव है तो मुझे ये N अब न्यूट्रल होता हुआ दिखेगा। तो मुझे ये N न्यूट्रल होता हुआ दिखेगा और इस N का एक ही बॉन्ड मुझे बना हुआ दिखेगा। तो अब यहां पर जो स्पीसीज क्रिएट होता है इसे ही हम नाइट्रीन बोलते हैं। नाइट्रोजन का एक बॉन्ड और नाइट्रोजन के वैलेंस में अगर आप देखोगे तो आपको 6 इलेक्ट्रॉन्स दिखेंगे और इसी स्पीसीज को हम नाइट्रीन बोलते हैं। और ये जो पर्टिकुलर स्पीसीज है इसे हम असाइल नाइट्रीन बोल रहे हैं क्योंकि ये जो RCO ग्रुप है इसे हम असाइल ग्रुप बोलते हैं। तो यहां पे जैसे ये हेलोजन यहां से बाहर हुआ इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ असाइल नाइट्रीन। हमने एक सिमिलर तरीके से कार्बीन भी जनरेट किया था। अगर आपको याद हो रिमटिमिन रिएक्शन में हमने कार्बीन कैसे क्रिएट किया था? क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन कराया था हमने बेस के साथ। तो बेस जो OH माइनस था यहां से H को एब्स्ट्रैक्ट करता था इन द फॉर्म ऑफ H प्लस। जैसे ही H प्लस के फॉर्म में निकला यहां पे हमें क्या मिला? CCl3 माइनस और यहां पे नेक्स्ट स्टेप में हमने इस Cl को बाहर किया था इन द फॉर्म ऑफ Cl माइनस और हमने डाइक्लोरोकार्बीन को क्रिएट किया था। और इस पर्टिकुलर पार्ट के बारे में मैंने आपको यह भी बताया था कि एक अल्फा एलिमिनेशन होता है। यहां पे H और सेकेंड स्टेप में जो Cl हट रहा है ये दोनों ही अगर आप देखोगे तो इस कार्बन से अटैच था। तो सेम एटम से आपका H और लिविंग ग्रुप दोनों बाहर हो रहा है और इसे मैंने आपको बताया था कि अल्फा एलिमिनेशन बोलते हैं। तो अगर आप यहां पर देखोगे तो यहां पर भी एक सिमिलर प्रोसेस हो रहा है। यहां पर भी अल्फा एलिमिनेशन हो रहा है। ये जो बेस है यहां से H को एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है और सेकेंड स्टेप में ये जो हेलोजन है ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लेके यहां से बाहर हो रहा है और हमें यहां पर क्या ऑब्टेन हो रहा है? नाइट्रीन ऑब्टेन हो रहा है। क्लियर? तो इस तरीके से यहां पे नाइट्रीन का फॉर्मेशन होता है।
अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप में यहां पे एक स्पेशल टाइप का रीअरेंजमेंट होता है, एक इंट्रामोलिकुलर यहां पे माइग्रेशन होता है। तो इस पार्ट को यहां पर देखिए कि कैसे रिएक्शन आगे प्रोसीड करता है। ये जो R है ये आपका माइग्रेट करता है विद द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स दिस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन। मैं इस नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों बोल रहा हूं? ये नाइट्रीन स्पीसीज है और नाइट्रीन स्पीसीज हमें पता होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। इस नाइट्रोजन के पास वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है विच मेक्स दिस नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो नेक्स्ट स्टेप में ये जो R है ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लेके माइग्रेट करता है टुवर्ड्स दिस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन। और जैसे ही यहां पे ये माइग्रेट करता है ये लोन पेयर इस साइड मूव करके पाई बॉन्ड क्रिएट करता है। अब यहां पर देखिए कि आपको प्रोडक्ट क्या दिखेगा। जो प्रोडक्ट हमें यहां पर दिखेगा इट इज एल्काइल आइसोसाइनेट। कैसे? ये R यहां माइग्रेट किया, जैसे ही R यहां माइग्रेट किया इस N के साथ तो आपको R का बॉन्ड बनता हुआ दिखेगा। तो N के साथ तो मुझे R का बॉन्ड बनता हुआ दिख रहा है और ये जो लोन पेयर है इस साइड मूव करके पाई बॉन्ड क्रिएट कर रहा है तो मुझे N डबल बॉन्ड C दिखेगा और इस C के साथ डबल बॉन्ड O था तो C के साथ डबल बॉन्ड O दिखेगा और ये R तो यहां से यहां माइग्रेट हो चुका है। तो जब मैं इस पर्टिकुलर रीअरेंजमेंट की बात करता हूं तो यहां पर मुझे एल्काइल आइसोसाइनेट ऑब्टेन होता है और ये जो पर्टिकुलर स्टेप है ये आपका RDS स्टेप होता है इस रिएक्शन का। दिस इज द स्लोएस्ट स्टेप ऑफ दिस रिएक्शन। क्लियर? और यहां पर एल्काइल आइसोसाइनेट बन रहा है। और जब मैं इस पर्टिकुलर स्टेप की बात करता हूं तो यहां पर एक और चीज ध्यान रखिएगा, इसका आगे हम यूज भी करेंगे। ये जब R यहां से यहां माइग्रेट कर रहा है तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लेके इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन के टुवर्ड्स जा रहा है। यहां पे इस R पर जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा उतना फास्ट ये माइग्रेट कर पाएगा टुवर्ड्स दिस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन, क्योंकि यहां पे डेफिशिएंसी है और अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगा तो ये बहुत फास्ट यहां से यहां नाइट्रोजन के टुवर्ड्स माइग्रेट कर पाएगा और जितना फास्ट ये माइग्रेट करेगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन भी हमें ज्यादा ऑब्जर्व होगा। तो फाइनली मैं यहां पर ये बोल सकता हूं कि अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हुआ तो रेट ऑफ रिएक्शन भी हमें ज्यादा ऑब्जर्व होगा। इस पॉइंट का क्वेश्चन में कैसे यूज करना है वो हम देखेंगे, बट इस पार्ट को यहां पर ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो ये तो इस पर्टिकुलर पार्ट के बारे में हो गया। अगर हम इस एल्काइल आइसोसाइनेट की बात करें तो इसका बहुत फेमस जो एग्जांपल है इट इज मिथाइल आइसोसाइनेट। यहां पर R ग्रुप को आप देख सकते हो हमने मिथाइल से रिप्लेस किया और इसे हम क्या बोल रहे हैं? मिथाइल आइसोसाइनेट। जब हम मिथाइल आइसोसाइनेट की बात करते हैं ये आपका हाईली टॉक्सिक होता है, हाईली पॉइजनस होता है और यही गैस आपका लीक हुआ था भोपाल गैस ट्रेजेडी में विच रिजल्टेड इन लॉस ऑफ मेनी लाइव्स। तो इसलिए ये पर्टिकुलर मॉलिक्यूल जो होता है ये आपका बहुत फेमस होता है क्योंकि ये उस इंसिडेंट से रिलेटेड है। क्लियर? तो ये चीज यहां पर हम ध्यान रख सकते हैं। क्लियर? और यहां पर अगर हम बात करें इस रिएक्शन में आगे क्या होता है, जैसे ये एल्काइल आइसोसाइनेट बनता है इसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है एल्कलाइन मीडियम में। एल्काइल आइसोसाइनेट हाइड्रोलिसिस इन एल्कलाइन मीडियम। हमने यहां बाहर से OH माइनस ऐड नहीं किया, हमारा मीडियम पहले से ही कैसा था? एल्कलाइन। तो जब मैं इस पर्टिकुलर रिएक्शन की बात करता हूं जैसे यहां पर एल्काइल आइसोसाइनेट बनता है यहां पर इसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है। अब हाइड्रोलिसिस कैसे करते हैं इसको ध्यान रखिएगा। जब मैं एल्काइल आइसोसाइनेट की बात करता हूं यहां पर भी हाइड्रोलिसिस करने का जो तरीका है वो सिमिलर है। CN बॉन्ड को क्लीव करिए, 2 बॉन्ड यहां पर क्लीव हो रहा है तो N के साथ हम 2H लगाएंगे और यहां पर हम 2OH लगाएंगे और जैसे ही आप यहां पे 2H और 2OH लगाओगे आपको प्रोडक्ट यहां पर क्रिएट होता हुआ दिखेगा। अगर मैं इस राइट साइड को देखूं तो राइट साइड मुझे RNH2 ऑब्टेन होता हुआ दिखेगा। अगर मैं लेफ्ट साइड की बात करूं तो यहां पर CO पहले से ही है और इस कार्बन पे 2OH आएंगे। 2OH से अगर आप वाटर रिमूव कर दोगे तो आपको यहां पर CO2 बनता हुआ दिखेगा। और जब हम CO2 की बात करते हैं दिस इज एन एसिडिक ऑक्साइड, तो जैसे यहां पर ये क्रिएट होता है ये आपका रिएक्ट कर जाता है 2 मोल बेस के साथ OH माइनस के साथ जो मेरा यहां पर प्रेजेंट है और ये आपका कन्वर्ट हो जाता है CO3 2 माइनस में। तो इस तरीके से ये स्टेप आपका फॉरवर्ड मूव कर रहा है। क्लियर? जब मैं इस ओवरऑल रिएक्शन की बात करता हूं तो इस ओवरऑल रिएक्शन में हेलोजन का 1 मोल यूज हुआ और बेस के 4 मोल कंज्यूम हुए। हेलोजन का 1 मोल तो आप देख सकते हो हमने यही यूज कर लिया, तो ये तो हमें डायरेक्टली समझ में आता है। और जब मैं बेस की बात करता हूं तो इस रिएक्शन में बेस के 4 मोल कंज्यूम होते हैं। पहला मोल यहां,
दूसरा मोल यहां और 2 मोल यहां पर यूज होता है। ओवरऑल यहां पर 4 मोल कंज्यूम हो रहा है। जब मैं इस एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस की बात करता हूं तो यहां पर OH माइनस एज अ कैटलिस्ट बिहेव करता है। ये खुद इस पर्टिकुलर पार्ट में कंज्यूम नहीं होता। हमने इसका कहीं मैकेनिज्म डिस्कस नहीं किया है, ये तो बस मैं आपको शॉर्ट तरीका बता रहा हूं प्रोडक्ट क्रिएट करने का। बट जब मैं एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस की बात करता हूं, यहां पर OH माइनस एज अ कैटलिस्ट बिहेव करता है, ये खुद आपका कंज्यूम नहीं होता। तो यहां पे इस पर्टिकुलर स्टेप में OH माइनस कंज्यूम नहीं होता। 2 OH माइनस यहां और 2 OH माइनस यहां, टोटल मिला के यहां पे 4 मोल कंज्यूम होता है। तो ये इस ओवरऑल रिएक्शन के बारे में हो गया। अब जब मैं इस रिएक्शन की बात करता हूं तो फाइनली आपको याद क्या रखना है। ये पूरा मैकेनिज्म हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने के लिए वो मैं आपको बता दे रहा हूं। क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में इंटरमीडिएट्स कौन कौन बनते हैं। तो आपको याद रखना होता है इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट। ये पहला इंटरमीडिएट, ये दूसरा इंटरमीडिएट और ये तीसरा इंटरमीडिएट। क्वेश्चन में इनके बारे में पूछा जाता है, तो आपको डायरेक्टली ये याद होना चाहिए कि हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में ये क्रिएट होते हैं। क्लियर। सेकेंड पार्ट जो आपको ध्यान रखना होता है कि जब मैं एल्काइल आइसोसाइनेट के हाइड्रोलिसिस की बात करता हूं तो यहां पर प्रोडक्ट क्या क्रिएट होता है। तो जब मैं एल्काइल आइसोसाइनेट की हाइड्रोलिसिस की बात करता हूं तो यहां पर आप देख सकते हो एक 1 डिग्री अमीन क्रिएट हो रहा है। क्लियर। और ये आपको क्वेश्चन में अलग से भी मेंशन करके देता है, एल्काइल आइसोसाइनेट का हाइड्रोलिसिस करने बोलता है। तो आप यहां पर देख सकते हो प्रोडक्ट क्या क्रिएट होगा, 1 डिग्री अमीन। तो ये 2 पार्ट इस मैकेनिज्म से ध्यान रखेगा। क्लियर। तो ये हो गया इस रिएक्शन के मैकेनिज्म के बारे में। क्लियर। इस रिएक्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और डिस्कस करते हैं। यहां पर देखिए हमने क्या लिखा है, रिएजेंट्स दैट मे बी यूज्ड फॉर दिस रिएक्शन। आपको क्वेश्चन में तब सोचना होता है कि वहां पर हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन करवाना है, तो उसके लिए ये पार्ट यहां पर इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन में आपको हेलोजन एल्कलाइन मीडियम दे किसी 1 डिग्री अमाइड के साथ, और हेलोजन एल्कालाइन मीडियम में कॉमनली हमें क्या मेंशन करके देता है, Br2KOH Cl2NOH, इस तरीके से लिख के दे दिया। या फिर इसकी जगह आपको क्वेश्चन में इस तरीके से भी मेंशन करके दे देता है NaOX KOX, जिसके कुछ एग्जांपल्स हमने यहां पर लिखे हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन में 1 डिग्री अमाइड के साथ ये रीजन भी दिया होगा तो आपको हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन सोचना होता है। और एक और वेरिएशन जो हमें यहां पर मिलता है, हमें CaOCl2 प्लस H2O दैट इज ब्लीचिंग पाउडर प्लस वाटर का भी कॉम्बिनेशन देता है। ये दोनों भी आपस में रिएक्ट करके आपको हेलोजन प्लस बेस ही प्रोवाइड करते हैं, और इसकी जगह आपको क्वेश्चन में ये मेंशन करके दे देता है। तो अगर आपको क्वेश्चन में ये रीजन दिखे और साथ में आपके पास 1 डिग्री अमाइड है तो आपको हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन सोचना है। क्लियर। अब जब आप इन रीजन्स की बात करते हो तो इसे हमने पहले भी एक जगह कवर किया था। कौन से रिएक्शन में, हेलोफॉर्म रिएक्शन में। मैंने आपको सिमिलर रिएजेंट्स हेलोफॉर्म रिएक्शन में भी बताया था। अब यहां पर आपको जो चीज ध्यान रखना होता है कि जब मैं इन रीजेंट्स की बात करता हूं, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये रीजेंट आपके 2 ही जगह यूज होते हैं, 2 ही रिएक्शन में यूज होते हैं। एक है आपका हेलोफॉर्म रिएक्शन, दूसरा हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। तो क्वेश्चन में कभी भी आपको ये रीजेंट दिखे तो आपको 2 रिएक्शन के बारे में सोचना है, या तो वो हेलोफॉर्म रिएक्शन होगा या तो वो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन होगा। क्लियर। तो सबसे पहले तो ये चीज ध्यान रखिएगा। क्लियर। चलिए एक और पॉइंट डिस्कस करते हैं। यहां पर हमें एक क्वेश्चन प्रोवाइड किया है, हमें यहां पर इनमें रेट कंपेयर करना है। रेट किसके टुवर्ड्स, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन के टुवर्ड्स। अब अगर आपको क्वेश्चन में रेट कंपेयर करना है तो रेट कंपेयर करने के लिए जो आपको कंसेप्ट यूज करना है वो ये है। मैंने आपको आरडीएस स्टेप के बारे में कुछ बताया था। आरडीएस स्टेप में मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो आर है ये आपका माइग्रेट करता है विद इट्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन। जो नाइट्रीन वाला पार्ट वहां पर होता है, ये जो आर ग्रुप है ये आपका माइग्रेट करता है उस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन के टुवर्ड्स, और यहां पर जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा उतना फास्ट ये माइग्रेट करेगा और हमें रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा ऑब्जर्व होगा। ये कंसेप्ट होता है। तो अब यहां पर अगर आप इन क्वेश्चंस में देखोगे तो यहां पर इस आर ग्रुप की जगह हमें क्या मेंशन करके दे दिया, हमें ये रिंग सिस्टम यहां पे प्रोवाइड करके दे दिया। हमें यहां पर रिंग मिला हुआ है और रिंग में हमें यहां पर सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच किए हुए दिख रहे हैं। अब यहां पर अगर मैं इस पर्टिकुलर पार्ट को लूं, सबसे पहले यहां पर आप देख सकते हो रिंग पे कौन लगा हुआ है, OCH3 ग्रुप लगा हुआ है। अब यहां पर सोचिए कि इस OCH3 का क्या इफेक्ट लग रहा होगा। ये जो OCH3 है इसका प्लस एम इफेक्ट लगेगा। प्लस एम इफेक्ट लगेगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके यहां पे रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, और रिंग पर जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा हम ये सोच सकते हैं कि ये उतना फास्ट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन के टुवर्ड्स मूव करेगा।
मैंने आपको यही कंसेप्ट बताया है, जितना यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा उतना फास्ट ही मूव करेगा और रेट ऑफ रिएक्शन हमें ज्यादा ऑब्जर्व होगा। तो यहां पर इस OCH3 का प्लस एम इफेक्ट लगने की वजह से यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ये बहुत फास्ट माइग्रेट करेगा टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन, जो नाइट्रीन स्पीसीज वहां पे क्रिएट हुआ होगा। क्लियर? अगर मैं इस NO2 की बात करूं, NO2 का कौन सा इफेक्ट लगेगा? ये तो माइनस एम इफेक्ट लगाएगा। माइनस एम इफेक्ट लगाएगा तो रिंग के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा। अगर रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गया तो ये आपका फास्ट माइग्रेट नहीं कर पाएगा। जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा बहुत फास्ट माइग्रेट करेगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा ये उतना फास्ट आपका माइग्रेट नहीं करेगा। तो अगर मैं इनमें रेट कंपेयर करूं तो सबसे फास्ट माइग्रेशन किसमें होगा? सेकंड में, क्योंकि यहां पे प्लस एम इफेक्ट लगने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ चुका है, तो मैं 2 का बोल सकता हूं रेट सबसे ज्यादा होगा। अगर मैं 1 और 3 में कंपेयर करूं, कहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है? इस केस में, क्योंकि यहां पर कम से कम कोई विड्रॉइंग ग्रुप तो नहीं लगा हुआ है। तो अगर मैं 1 और 3 में कंपेयर करूं तो फर्स्ट का जो रेट है वो मुझे थर्ड से ज्यादा ऑब्जर्व होगा। क्लियर? तो क्वेश्चन में आपको इस तरीके से अमाइड दे और आपको रेट पूछे तो आपको इस आर के बारे में सोच के हमें वहां पर आगे प्रोसीड करना है और आंसर करना है। क्लियर? तो ये एक और चीज यहां पर ध्यान रखिएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। अब यहां पर कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं, और यही क्वेश्चन आपको मेनली एग्जाम में पूछा जाता है। यही कुछ वेरिएशंस आपको क्वेश्चन में दिया जाता है। यहां पर हम 2 टाइप के क्वेश्चन देख रहे हैं। 2 टाइप के क्वेश्चन में अगर आप पहला क्वेश्चन देखोगे तो यहां पे आपको डायरेक्टली अमाइड दे दिया। आपको क्वेश्चन में अमाइड दिया है और साथ में आपको रिएजेंट Br2NaOH प्रोवाइड किया है। तो अगर आपको ये रिएजेंट कहीं दिखे X2 प्लस एल्कलाइन मीडियम, तो आपको 2 ही रिएक्शन सोचना है, या तो हेलोफॉर्म या तो हॉफमैन ब्रोमाइड। सिंस यहां पे आपको अमाइड दिया हुआ है तो यहां पे हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन हो रहा होगा। तो यहां पर डायरेक्टली आपको प्रोडक्ट क्रिएट कर देना है, और प्रोडक्ट क्रिएट करने का शॉर्ट तरीका क्या है? यहां से CO को हटाइए, और जैसे ही आप यहां से CO को हटाओगे आपको यहां पर प्रोडक्ट मिल जाएगा, और प्रोडक्ट यहां पर क्या क्रिएट होगा? एनिलीन क्रिएट हो जाएगा। इसे हम बोलते हैं बेंजामाइड, और बेंजामाइड का जब हम हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन कराते हैं तो हमें यहां पर एनिलीन मिल रहा है, दैट इज 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन क्रिएट हो रहा है। और यही मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यहां पर 1 डिग्री एलिफेटिक एज वेल एज 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन क्रिएट हो सकता है। क्लियर? अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, अब यहां पर अगेन रीजन देखिए, अब आपको इस तरीके से मेंशन करके दे दिया KOBr, तो अगेन आपको यहां पर सोचना है या तो हेलोफॉर्म या तो हॉफमैन ब्रोमाइड। सिंस यहां पर अमाइड है तो आप हॉफमैन ब्रोमाइड सोचोगे। यहां पर प्रोडक्ट क्या बनेगा सोचिए, यहां से सिंपली CO को हटा दीजिए तो यहां पे CH3NH2 बन जाएगा, दैट इज मिथाइल अमीन क्रिएट हो जाएगा। तो ये मेरा यहां पर प्रोडक्ट बन गया। क्लियर? तो ये इसके डायरेक्ट क्वेश्चंस हो गए। अब यहां पर क्वेश्चन में वेरिएशन क्या देता है? आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली अमाइड बना के नहीं देगा, आपको पहले अमाइड क्रिएट करवाएगा और फिर हॉफमैन ब्रोमाइड करवाएगा। कैसे? यहां पर आपको क्या दे दिया? कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका रिएक्शन अगर मैं इनमें से किसी के साथ कराऊंगा तो क्या बनेगा? याद है ये रिएक्शन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इन तीनों ही केसेस में यहां पे प्रोडक्ट क्या क्रिएट हो जाएगा? COCl। यहां से ये OH हटता है और यहां पर Cl आता है, तो फर्स्ट स्टेप में ये क्रिएट हो जाएगा। क्लियर? अब यहां पर अगर आप देखोगे तो दिस इज एसिड हैलाइड, और एसिड हैलाइड में मैंने आपको बताया सबसे पहले कौन सा रिएक्शन सोचिए? SNAE। यही इनका कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होता है, और SNAE कराने के लिए क्या करना होता है? न्यूक्लियोफाइल अटैक, बॉन्ड ऊपर बॉन्ड नीचे बॉन्ड बाहर, यही इसका मैकेनिज्म था। न्यूक्लियोफाइल कौन? नाइट्रोजन। ये यहां पर अटैक करेगा, बॉन्ड ऊपर बॉन्ड नीचे, और ये बॉन्ड यहां से बाहर। और अब आप यहां पर देख सकते हो कि जो बी प्रोडक्ट है ये आपका अमाइड क्रिएट हो गया, CONH2। ये आपका न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है, तो जब ये अटैक करके यहां से इस Cl को फाइनली बाहर करेगा, ये Cl यहां से एक H को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और हमें यहां पर NH2 आता हुआ दिखेगा। तो यहां पर इन 2 स्टेप से पहले अमाइड क्रिएट करवाया, अब आपको हॉफमैन ब्रोमाइड करना है, तो आगे जो प्रोडक्ट है हमारा वो यहां पे एनिलीन बन जाएगा। यहां से CO को हटा दीजिए। तो ये आपको क्वेश्चन में एक वेरिएशन दिया होता है, और बहुत इंपॉर्टेंट वेरिएशन है जो क्वेश्चन में बहुत कॉमनली पूछा जाता है इस पर्टिकुलर टॉपिक से। क्लियर? एक और वेरिएशन यहां पर देखिए, ये रिएक्शन भी हमने किया है, रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद अमोनिया, ये भी हमने किया था। और अगर आपको याद हो तो यहां पर भी अमाइड क्रिएट होता था, क्योंकि क्वेश्चन में आपको हीट मेंशन करके दे दिया।
तो यहां पर भी सीधा अमाइड बन जाएगा। पहले एसिड बेस्ड रिएक्शन होता था सॉल्ट, और हीट करने पे वाटर रिमूव होता था और हमें फाइनली अमाइड मिलता था। तो ये रिएक्शन भी हमने कवर किया था रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में, और इस तरीके से भी अमाइड बन गया। और एक बार अमाइड बन गया तो यहां पे नेक्स्ट रिएजेंट हॉफमैन ब्रोमाइड का है। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि फाइनल प्रोडक्ट जो होगा वो आपका एनिलीन बनेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन में आपको मेंशन करके दे तो हमें प्रोडक्ट क्रिएट करना आना चाहिए, तो इसे अच्छे से ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो दिस इज रिगार्डिंग हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन जो है इट इज ब्यूकेरर रिएक्शन। ये रिएक्शन अगर हम देखें तो दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। मॉड्यूल में एक क्वेश्चन इसका मेंशन्ड है, तो इसे बस एक बार देख लीजिए और उस क्वेश्चन को भी अभी हम यहां पर डिस्कस कर लेंगे। तो यहां पर देखिए होता क्या है, फिनॉल रिएक्ट्स विद अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 टू फॉर्म एनिलीन। जब हम फिनॉल का रिएक्शन कराते हैं अमोनिया के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 एट नियरली 300 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमें यहां पर एनिलीन ऑब्टेन हो रहा है, दैट इज एरोमेटिक अमीन यहां पर क्रिएट हो रहा है। तो ये एक सिंगल लाइन रिएक्शन है। ये क्वेश्चन आपको किस तरीके से दिया जाता है इसका एक एग्जांपल देखिए। यहां पे आपको क्वेश्चन इस तरीके से मेंशन किया गया, एनिलीन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, और आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए और आपको यहां पर सोचना है कि एनिलीन किससे बन सकता है। तो यहां पर सबसे पहले डायरेक्टली मैं थर्ड तो बोल सकता हूं, क्यों? क्योंकि थर्ड आप देखोगे तो ब्यूकेरर रिएक्शन है, फिनॉल अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, तो यहां पर तो एनिलीन आपका क्रिएट हो जाएगा। लेकिन आपको बाकी यहां पर ऑप्शन में भी समझ में आना चाहिए कि एनिलीन नहीं बन सकता। अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन की बात करूं, बेंजोइल क्लोराइड अमोनिया, अब यहां पर नेम्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्वेश्चन में आपको स्ट्रक्चर नहीं देता, नेम दे देता है। अब आपको इन दोनों के रिएक्शन से सोचना क्या बनेगा, एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड मतलब SNAE, और SNAE मतलब अटैक, बॉन्ड ऊपर बॉन्ड नीचे बॉन्ड बाहर। तो फर्स्ट केस की अगर हम बात करें तो यहां पे एनिलीन नहीं बनेगा, यहां पे बेंजामाइड बनेगा, अमाइड का प्रिपरेशन होगा। तो ये फर्स्ट की बात हो गई। अगर मैं सेकंड की बात करूं, सेकंड ऑप्शन में लिखा हुआ है रिडक्शन ऑफ बेंजामाइड। अगर मैं बेंजामाइड के रिडक्शन की बात करता हूं तो सोचिए अगर मैं इसका रिडक्शन करूं LiLH4 के साथ या फिर H2Ni के साथ, तो यहां पर प्रोडक्ट क्या क्रिएट होना चाहिए? अगर आप इस फंक्शनल ग्रुप की बात करोगे, दिस इज ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, और मैंने इसका आपको शॉर्ट ट्रिक क्या बताया था, यहां पर अमीन बनता है। तो अगर मैं बेंजामाइड का रिडक्शन करूंगा तो बेंजामाइड के रिडक्शन पे अमीन बनेगा, CH2NH2, कार्बन का काउंट सेम रखिए और अमीन क्रिएट कर दीजिए। और यहां पर आप देख सकते हो एनिलीन नहीं बना, इसे हम बोलते हैं बेंजाइल अमीन। इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का नाम है बेंजाइल अमीन। तो ये चीज यहां पर ध्यान रखिएगा, कार्बन का काउंट सेम रहेगा, ऐसा नहीं कि ये कार्बन का काउंट यहां से कम हो जाएगा। जब हम रिडक्शन कर रहे हैं तो यहां पे अमीन तो बनेगा लेकिन बेंजाइल अमीन बनेगा, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा था, एनिलीन। तो इस तरीके से हम ये चीज सोच सकते हैं। क्लियर? तो हमारा सेकंड ऑप्शन भी गलत हो गया। अगर मैं फोर्थ की बात करूं, बेंजोइक एनहाइड्राइड प्लस अमोनिया। बेंजोइक एनहाइड्राइड की अगर हम बात करें तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो ये है, इट इज एन एसिड एनहाइड्राइड। और अगर मैं इसका रिएक्शन कराऊंगा अमोनिया के साथ तो यहां पर खुद सोचिए अगेन क्या होगा, एसिड एनहाइड्राइड, और यहां पर भी कौन सा मैकेनिज्म, SNAE, अटैक, बॉन्ड ऊपर बॉन्ड नीचे बॉन्ड बाहर। तो यहां पर भी अगर आप प्रोडक्ट देखोगे तो आपको बेंजामाइड बनता हुआ दिखेगा, एनिलीन नहीं बनेगा। तो जब मैं इन ऑप्शंस की बात करता हूं तो यहां सिर्फ इस थर्ड ऑप्शन में ही आपका एनिलीन क्रिएट हो सकता है। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इट इज रिएक्शन ऑफ अमीन। और रिएक्शन ऑफ अमीन में भी सबसे पहले जो हम देख रहे हैं, रिएक्शन शोइंग इट्स बेसिक नेचर। जब हम अमीन्स की बात करते हैं, ये आपके वीक बेसिस भी होते हैं और ये एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं। यहां पर देखिए हमने क्या लिखा है, इट रिएक्ट्स विद एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट। जब हम इस पर्टिकुलर रिएक्शन की बात करते हैं तो यहां पर देखिए अमीन आपका रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ, और यहां पे जब रिएक्शन हो रहा है तो HCl आपका एज एन एसिड यहां पर बिहेव करता है, और जब हम अमीन की बात करते हैं ये आपका बेस जैसा बिहेव करता है। अब हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि ये बेस जैसा बिहेव कर रहा है, खुद देखिए कि यहां पर प्रोडक्ट किस तरीके से क्रिएट हुआ होगा। यहां पे जब हम इस नाइट्रोजन की बात करते हैं, ये यहां से H को एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है, यहां से ये HCl H को लूज कर रहा है, और ये जो अमीन वाला पार्ट है ये H को एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है, दैट इज H को यहां पर गेन कर रहा है। और इसलिए हम यहां पर बोल रहे हैं कि ये जो अमीन है ये आपका बेसिक बिहेवियर शो कर रहा है। और जैसे ये H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहां पर H किस फॉर्म में जाएगा, H प्लस के फॉर्म में, तो मुझे यहां पर RNH3 प्लस बनता हुआ दिखेगा और साथ में Cl माइनस दिखेगा। तो इस तरीके से यहां पे ये प्रोडक्ट क्रिएट हो रहा है। क्लियर? अब यहां पर एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट और ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हमने यहां पर क्या लिखा है, अमीन्स आर वीकली बेसिक इन नेचर एंड इट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू।
और ये चीज हमें पता होना चाहिए। क्वेश्चन में आपको इस तरीके से मेंशन करके देता है, आपसे ये पूछता है कि अमीन्स आपके ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट करते हैं या फिर रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। तो हमें आइडिया होना चाहिए कि सिंस ये आपके वीक बेसिस होते हैं तो ये आपका रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है। क्लियर? तो ये पहला पॉइंट। दूसरा, सेकेंड पॉइंट हमने यहां पर क्या लिखा है, द एक्वस सोल्यूशन ऑफ द सॉल्ट फॉर्म्ड इज एसिडिक। ये जो यहां पर सॉल्ट बना, अगर हम इसके एक्वस सोल्यूशन की बात करें तो ये आपका एसिडिक होता है। जब हम अमीन्स की बात करते हैं ये तो वीक बेसिस होते हैं, लेकिन अगर हम इस सॉल्ट की बात करें और इसके एक्वस सोल्यूशन की बात करें तो ये आपका एसिडिक होता है। और इसे भी हम समझ सकते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम के कांसेप्ट से। अगर मैं सॉल्ट की बात करूं, ये सॉल्ट आपका कौन से एसिड और कौन से बेस के कॉम्बिनेशन से बना है, ये तो हम यहां पे देख सकते हैं। और अगर हम यहां पर देखें तो HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और अमीन एक वीक बेस होता है। तो जब मैं सॉल्ट की बात करता हूं, ये सॉल्ट किसके कॉम्बिनेशन से बना है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक बेस के कॉम्बिनेशन से। और हमें पता होता है कि अगर आपका सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के कॉम्बिनेशन से बना होता है तो उसका जो सोल्यूशन होता है वो एसिडिक होता है। और इसलिए हमने यहां पर लिखा है कि सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस एंड इट टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। सिंस इसका सोल्यूशन आपका एसिडिक होता है तो ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर? तो ये पॉइंट मुझे यहां पर पता होना चाहिए। एक और इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड, जब मैं इस पर्टिकुलर सॉल्ट की बात करता हूं, इसका एक्वस सोल्यूशन जब हम लेते हैं तो यहां पर एक और पॉइंट देखिए हमने क्या लिखा है, इट ऑल्सो लिबरेट्स CO2 गैस ऑन रिएक्टिंग विथ NaHCO3। क्वेश्चन में अगर आपको इस पॉइंट से रिलेटेड भी कुछ पूछा जाए तो हमें पता होना चाहिए कि ये आपका NaHCO3 के साथ रिएक्ट करके CO2 गैस इवॉल्व करता है। क्लियर? तो ये एक और इंफॉर्मेशन यहां पर ध्यान रखिएगा। क्लियर? नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन हम क्या देख रहे हैं, रिएक्शन शोइंग एसिडिक नेचर। यहां पर देखिए हमने क्या लिखा है, अमीन्स आर वेरी वीक एसिड एंड रिएक्ट विथ मेटल्स लाइक सोडियम पोटेशियम टू इवॉल्व H2 गैस विच इंडिकेट्स इस एसिडिक नेचर। जब हम अमीन्स की बात करते हैं ये बहुत ही वीक एसिड भी होते हैं और इनके एसिडिक नेचर की अगर हम बात करें तो इस रिएक्शन में हम देख सकते हैं कि इनका एसिडिक नेचर यहां पर ऑब्जर्व हो रहा है। कैसे? जब मैं अमीन का रिएक्शन कराता हूं यहां पर सोडियम के साथ तो हमें ये प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है RNH Na+ और यहां पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। और जब हम इस रिएक्शन की बात करते हैं ये आपके अमीन के एसिडिक नेचर को शो कर रहे होते हैं। ये रिएक्शन किस तरीके से प्रोसीड करता है, जब मैं सोडियम की बात करता हूं तो ये कन्वर्ट होता है आपका Na++1 इलेक्ट्रॉन में, ये आपको एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है। और ये जो अमीन है ये आपको प्रोवाइड करता है H+, और ये जो H+ है इस इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन करके कन्वर्ट हो जाता है H2 में और हमें यहां पर H2 गैस इवॉल्व होता हुआ दिखता है। और यहां पे अगर आप देखोगे तो ये प्रोडक्ट किस तरीके से बना साथ में वो हम समझ सकते हैं। यहां से H+ के फॉर्म में निकला तो RNH- रहेगा और यहां पे Na+ था तो RNH- Na+ और यहां पे हमें H2 गैस इवॉल्व होता हुआ दिखता है। तो सिंस अमीन यहां पे आपको H+ प्रोवाइड कर रहा है जो फाइनली आपका H2 में कन्वर्ट कर रहा है, तो हम इसीलिए ये बोल रहे हैं कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन में अमीन का कौन सा बिहेवियर यहां पे शो हो रहा है, एसिडिक बिहेवियर यहां पे शो हो रहा है। क्लियर? तो क्वेश्चन के लिए ये भी चीज हम ध्यान रख सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट रिएक्शन जो हम डिस्कस कर रहे हैं इट इज हॉफमैन्स कार्बालैमाइन रिएक्शन और आइसोसाइनाइड टेस्ट। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इससे भी क्वेश्चन पूछा आता है। तो चलिए इसको देखते हैं। यहां पर देखिए हम रिएक्शन किसका करा रहे हैं, हमारे पास प्राइमरी अमीन है विच में भी एलिफेटिक और एरोमेटिक, और जब हम इसका रिएक्शन कराते हैं CHCl3 KOH के साथ तो जो प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन होता है इट इज RNC, जिसे हम आइसोसाइनाइड या फिर कार्बाइल अमीन भी बोलते हैं। और इस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम हॉफमैन्स कार्बालैमाइन रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर? यहां पे हमारे पास RNH2 था और प्रोडक्ट में आप देख सकते हो यहां पर आइसोसाइनाइड या फिर कार्बाइल अमीन क्रिएट हो रहा है। और जब मैं इस पर्टिकुलर रिएक्शन की बात करता हूं इसे हम एज अ टेस्ट भी यूज करते हैं लैब में, और इस टेस्ट को हम क्या बोल देते हैं, आइसोसाइनाइड टेस्ट। और इसे हम एज अ टेस्ट क्यों यूज कर सकते हैं उसका रीजन यहां पर हमने लिखा है। आइसोसाइनाइड्स आर फाउल स्मेलिंग सब्सटेंसेस, इनका बहुत ही गंदा एक स्मेल होता है और लैब में जब आप रिएक्शन करा रहे होते हो और अगर ये स्मेल वहां पर आ गया तो इसका मतलब आपका सबस्ट्रेट क्या रहा होगा, 1 डिग्री अमीन रहा होगा। और इसलिए इस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम एज अ टेस्ट यूज कर सकते हैं किसके लिए, 1 डिग्री अमीन के लिए। 1 डिग्री अमीन में भी एलिफेटिक ऑल्सो, एरोमेटिक ऑल्सो। 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन ये रिएक्शन आपका शो नहीं करते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पर्टिकुलर रिएक्शन का। क्लियर?
यहां पर एक और चीज जो हमें पता होना चाहिए कि जब मैं इस कार्बोइलामिन रिएक्शन की बात करता हूं तो यहां पर डाइक्लोरोकार्बीन फॉर्म होता है। इस पर्टिकुलर रिएक्शन में भी कार्बीन इंटरमीडिएट क्रिएट होता है। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम दो ही जगह कार्बीन क्रिएट करते हैं, पहला रिमटिमेन रिएक्शन एंड दूसरा आइसोसाइनाइड टेस्ट या फिर हॉफमैन्स कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। और यहां पे आप आइडिया लगा सकते हो इस पर्टिकुलर पार्ट से CHCl3KOH, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से कार्बीन क्रिएट होता है। तो क्वेश्चन के लिए हमें ये एक पॉइंट पता होना चाहिए और क्वेश्चन के लिए हमें यहां से यहां तक जाना आना चाहिए, विच मींस अगर मुझे क्वेश्चन में रिएक्टेंट दे तो मुझे वहां पर डायरेक्टली प्रोडक्ट क्रिएट करना आना चाहिए। इसका मैकेनिज्म हम डिस्कस नहीं कर रहे। क्लियर? तो ये रिएक्शन मुझे डायरेक्टली यहां पर ध्यान रखना है। क्वेश्चन किस तरीके से हमें देता है, क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सपोज आप इस क्वेश्चन को देखिए, यहां पर आपके पास एनिलीन है विच इज 1 डिग्री अमीन, इट इज 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन, और इसका रिएक्शन आपको कराने के लिए बोल रहा है CHCl3KOH के साथ। तो यहां पर आपको डायरेक्टली प्रोडक्ट क्या क्रिएट कर देना है, आइसोसाइनाइड क्रिएट कर देना है। यहां पर अगर आप प्रोडक्ट की बात करोगे तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। सिंपली आपको इस N के साथ C जोड़ देना है, आपका प्रोडक्ट आइसोसाइनाइड क्रिएट हो जाएगा। अगर मैं इस प्रोडक्ट की बात करूं, इसे हम क्या बोलते हैं, फिनाइल आइसोसाइनाइड। क्लियर? चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक चेन रिएक्शन जो आपको इस तरीके से मेंशन करके दिया है। अगेन आप यहां पे देखोगे तो 1 डिग्री अमीन है, बट दिस इज एलिफेटिक, कोई फर्क नहीं पड़ता एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, यहां पर आइसोसाइनाइड क्रिएट कर दीजिए। तो अगर मैं इसका रिएक्शन कराऊंगा CHCl3KOH के साथ तो हमें यहां पर क्या मिलेगा, CH3CH2, और यहां पे सिंपली NC लगा दीजिए। तो यहां पे आपका ए प्रोडक्ट क्रिएट हो जाएगा। और अब आप यहां पर देख सकते हो LiAlH4, LiLH4 का रिएक्शन मुझे कराना है आइसोसाइनाइड के साथ, और इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। यहां पर ये एक नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप है, तो LiLH4 इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, अमीन में। लेकिन मैंने आपको बताया था कि आइसोसाइनाइड का जब रिडक्शन होता है तो 2 डिग्री अमीन बनता है। साइनाइड के रिडक्शन पे 1 डिग्री अमीन एंड आइसोसाइनाइड के रिडक्शन पे 2 डिग्री अमीन। तो ये मेरा यहां पर प्रोडक्ट क्रिएट हो जाएगा। क्लियर? तो दिस इज रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। एक और इंफॉर्मेशन यहां पर जो मैं आपको बता रहा हूं, इसे ध्यान रखिएगा, ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है। सिंस यहां पे हम आइसोसाइनाइड्स की बात कर रहे हैं तो इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के बारे में भी ध्यान रखिएगा। हमने साइनाइड का हाइड्रोलिसिस पढ़ा था। जब हम साइनाइड का रिएक्शन H+H2 के साथ कराते हैं तो यहां पे कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होता है। और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हम कैसे करते थे, इस बॉन्ड को यहां पे क्लीव करते थे, यहां पे C के साथ OH और N के साथ H लगाते थे। और अगर आपको ध्यान हो तो यहां पे जो हमारा प्रोडक्ट बनता था, इट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर? तो इस तरीके से यहां पे हम प्रोडक्ट क्रिएट करते थे। यहां पे जो मैं आपको बता रहा हूं दैट इज आइसोसाइनाइड का हाइड्रोलिसिस करने पे हमें क्या ऑब्टेन होगा। अब इसे डायरेक्टली यहां पर ध्यान रखिएगा कि जब हम साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो यहां पर हमें एसिड ऑब्टेन होता है। सिमिलरली जब हम आइसोसाइनाइड के भी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो यहां पर भी हमें एसिड ऑब्टेन होता है। अब यहां पर बात आती है कि कौन सा एसिड हमें यहां पर ऑब्टेन होगा, तो उसके लिए एक लॉजिक यहां पर यूज करिए। जब मैं यहां पर एसिड क्रिएट करने की बात करता हूं तो एसिड कौन सा साइड क्रिएट होता है, यहां पर दो साइड आप देख सकते हो, एक नाइट्रोजन वाला साइड और एक कार्बन वाला साइड। तो जो एसिड क्रिएट होता है वो कार्बन वाले साइड क्रिएट होता है और नाइट्रोजन वाला साइड तो आपका H लगता है। और यहां पर आप देख सकते हो हमने जो प्रोडक्ट क्रिएट किया RC को यूज करके यहां पर एसिड क्रिएट कर दिया। क्लियर? सिमिलरली जब मैं आइसोसाइनाइड के यहां पर हाइड्रोलिसिस की बात करता हूं तो यहां पर अब सोचिए एसिड किस साइड क्रिएट होगा, लेफ्ट साइड नाइट्रोजन है, राइट साइड कार्बन है। तो जब मैं इस बॉन्ड को क्लीव करूंगा और मुझे एसिड क्रिएट करना है तो एसिड कार्बन के साइड क्रिएट होता है, नाइट्रोजन के साइड नहीं। और यहां पर कार्बन का साइड अगर आप देखोगे तो एक ही कार्बन है, और अगर एक ही कार्बन है तो यहां पर जो एसिड बनता है इट इज फॉर्मिक एसिड। हमें यहां पर फॉर्मिक एसिड ही ऑब्टेन होगा। अगर मैं लेफ्ट साइड की बात करूं तो नाइट्रोजन के साथ तो हम हाइड्रोजन लगाते हैं, तो हमें फॉर्मिक एसिड ऑब्टेन होगा। और साथ में अगर आप देखोगे तो हमें यहां पर प्राइमरी अमीन ऑब्टेन होने लगेगा। तो जब मैं आइसोसाइनाइड की हाइड्रोलिसिस की बात करता हूं तो यहां पर हमें ये प्रोडक्ट्स मिलते हैं, और इसे ध्यान रखिएगा। क्लियर?